हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर हिंदी व्याकरण की कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि ये कक्षा यूपी टेट, सुपर टेट, कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल और जहाँ जहाँ कहीं भी हिंदी परीक्षाओं में पूछी जाती है उन परीक्षाओं के लिए ये कक्षा बहुत ही उपयोगी है। और कल मैंने इसकी भी चर्चा की थी कि वर्ण एक ऐसा अध्याय है व्याकरण का जहाँ से लगभग 3-4 प्रश्न हर परीक्षा में रहते हैं। कल मैंने चर्चा की थी आप लोगों से वर्ण के बारे में, उसको थोड़ा सा दोहराते हुए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्ण की परिभाषा की मैंने बात की थी, तो वर्ण की आज एक और परिभाषा मैं आपको बताता हूँ कि ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को वर्ण कहते हैं। कल मैंने बताया था कि ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं, लेकिन आज एक और मानक परिभाषा जान लीजिए कि वर्ण उसे कहते हैं, ध्वनियों की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण कही जाती है। स्वर के बारे में मैंने बताया था कि स्वर 11 होते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें कोई अवरोध या बाधा प्राप्त नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसके वर्गीकरण की बात हम लोगों ने किया था। उसके वर्गीकरण की बात हमने किया था कि स्वर का वर्गीकरण 5 आधारों पर होता है। इसकी चर्चा मैंने की थी कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान के आधार पर ये 5 उपभागों में बांटा जाता है। पहला कंठ है, जो अ और आ कंठ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा तालव्य है, ई और ई तालव्य में आते हैं। तीसरा मूर्धा, री मूर्धा के अंतर्गत आता है। चौथा ओष्ठ है, उ ऊ। पांचवा कंठ तालव्य, मैंने बताया था कि कंठ तालव्य, कंठ और तालु 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है, तो ए और ए ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके भी जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे जान लीजिए कि कंठ से हम अ लेते हैं और तालु से ई लेते हैं। कंठ से अ लेंगे और तालु से ई लेंगे और अ और ई को मिला देंगे तो वो ए हो जाएगा। उसके उपरांत उसी ए में जब हम अ मिला देंगे तो वो ए हो जाएगा। कंठोष्ठ इसके बाद आता है। इसमें भी 2 शब्द मिले हुए हैं, पहला है कंठ और दूसरा है ओष्ठ। कंठ से हम अ को ले लेंगे और ओष्ठ से ऊ को ले लेंगे। कंठ ओष्ठ अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे। और उसी ओ में जब हम अ मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है? अ हो जाता है। अब इसका जो दूसरा वर्गीकरण है, ये तो कल की चीज़ों को दोहराना हो गया। आज जो इसका दूसरा वर्गीकरण है, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण है वो 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व का अर्थ ही होता है छोटा। ह्रस्व का क्या अर्थ होता है? छोटा। लघु अर्थात जब जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हम ह्रस्व कहेंगे। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हम ह्रस्व कहेंगे। यहां से एक और प्रश्न बनता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं। पहला तो जो प्रश्न बना कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे देंगे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। लेकिन एक और प्रश्न यहां से बनता है कि मूल स्वर कितने होते हैं या मूल स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। और जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं उन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ और री को हम मूल स्वर कहेंगे। इसके बाद जो इसका दूसरा वर्गीकरण है वो है दीर्घ। पहला हो गया ह्रस्व और दूसरा हो गया दीर्घ। ह्रस्व के सापेक्ष जिन वर्णों के उच्चारण में 2 गुना समय लगे, ह्रस्व के सापेक्ष जिन वर्णों के उच्चारण में 2 गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो 2 गुना समय लगेगा कैसे? जब हम 2 बार अ को मिलाएंगे, तो बनेगा आ। अ धन अ बराबर आ। तो जब 2 बार अ बोला जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि समय दुगुना लगेगा।
इसी तरह से जब 2 बार ई बोला जाएगा, छोटी ई का उच्चारण जब हम 2 बार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी ई के निर्माण की प्रक्रिया होगी और ये दीर्घ ई हो जाएगा। यही प्रक्रिया ऊ में भी दोहराई जाएगी और वो दो बार छोटा ऊ मिलाएंगे, वो दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। इसे समझने के लिए एक बार हम यहां पे समझ लेते हैं। अ धन अ बराबर आ। क्लियर? ई धन ई बराबर बड़ी ई। ठीक है। इसके बाद ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा कि जब एक ही स्वर 2 बार आए, एक ही स्वर 2 बार आए तो स्वाभाविक सी बात है कि उच्चारण में समय अधिक लगेगा और उससे दीर्घ स्वर की निर्मिति होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जब ह्रस्व के सापेक्ष जिन वर्णों के उच्चारण में 2 गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये तो बात हो गई आ की, ई की और ऊ की। अब बच जाते हैं ए, ऐ, ओ, औ। तो मैंने कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ में बताया है कि इनके भी निर्माण में 2 तरह के स्वर का प्रयोग किया गया है। ए में अ और ई को मिलाया गया है, ऐ में अ और ए को मिलाया गया है, ओ के निर्माण में अ और ऊ को मिलाया गया है और औ के निर्माण में अ और ओ को मिलाया गया है। एक बार इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। अ और ई मिल करके ए बनाते हैं। इसी ए में जब हम अ को मिला देंगे तो बन जाएगा ऐ। इसी तरह से अ और ऊ मिल करके ओ का निर्माण करते हैं और इसी ओ में जब हम अ को मिला देते हैं, इसी ओ में जब हम अ को मिला देते हैं तो अ का निर्माण हो जाता है। यहां भी हम देखते हैं कि 2 भिन्न भिन्न स्वर मिले हुए हैं। यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 भिन्न भिन्न स्वर मिले हुए हैं और 2 भिन्न स्वर मिलकर के एक स्वर का निर्माण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां भी उच्चारण में 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि 2 स्वर निर्मित हुए हैं एक स्वर को बनाने में, 2 स्वर मिले हैं एक स्वर को बनाने में। अच्छा, एक प्रश्न यहां से और उठता है सिर्फ इन चारों को लेकर के, ए, ऐ, ओ, औ को लेकर के एक प्रश्न यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में और पूछा जाता है और कई बार पूछा गया ये प्रश्न है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ये एग्जामों का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन, बड़ा ही फेवरेट चैप्टर ही है। इस चैप्टर से न जाने कितने प्रश्न बनते हैं और उसमें भी संयुक्त स्वर से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो आपने संयुक्त व्यंजन भी पढ़ा होगा, जैसे 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मिलने से एक संयुक्त व्यंजन बनता है, उसी तरह से 2 भिन्न भिन्न स्वर। यहां आप देख रहे हैं कि एक स्वर अ है और दूसरा ई है। अ और ए, अ और ऊ, अ और ओ, चारों अलग अलग स्वरों के मिलने से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा जाए। दीर्घ में आपने देखा था कि 2 समान स्वर मिल रहे थे और संयुक्त, दीर्घ और संयुक्त के बीच के अंतर को भी समझिए कि दीर्घ में आपने देखा कि 2 समान स्वर मिल रहे थे और संयुक्त में आप पाएंगे कि 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलकर के एक स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। और जब भी परीक्षाओं में ये पूछे कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है तो आप आंख मूंद के बताएंगे संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन? ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद आता है प्लुत। जब ह्रस्व के सापेक्ष जिसके उच्चारण में, ह्रस्व के सापेक्ष जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे, ह्रस्व के सापेक्ष
जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। और प्लुत में संस्कृत की ये ध्वनि ओम आती है। हिंदी में इसका प्रयोग नगण्य है, लगभग संस्कृत में ही इसका व्यवहार है। और अब इसके बाद जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जो स्वर का तीसरा वर्गीकरण है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अर्थात कि जब हम इस स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जिह्वा की स्थिति क्या रहती है। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग उठ रहा है, किस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग समतल हो जा रहा है, और किस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उठने का उपक्रम कर रहा है। उसी आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर इसको 3 उपभागों में बांटा गया। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों में किया गया। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर में 4 वर्ण आते हैं, ई, ए, ऐ। आप देखेंगे कि ई बोलने के दौरान हमारी जिह्वा क्या है? ऊपर को उठ जा रही है। ई जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा ऊपर को, अगला जीभ का अगला भाग ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। और ए को क्यों इसमें शामिल किया गया? चूंकि ए और ए के निर्माण में ई मिला हुआ था, ए और ए के निर्माण में ई मिला हुआ है, इसलिए अग्रस्वर में ए और ए को भी शामिल किया गया है। और ये मेरा दावा है कि ये बातें आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेंगी। जो भी पुस्तकें गाइड के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं, उन पुस्तकों में ये बात मिलने वाली नहीं है। मध्य स्वर, इसके उच्चारण में हम देखेंगे कि जीभ जो है वो समतल रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अ के उच्चारण के दौरान जो मुख से निकलने वाली वायु है वो बीच के रास्ते से होकर के गुजर रही है। और तीसरा है पश्च स्वर, अर्थात कि पश्च स्वर का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो जीभ का जो पिछला भाग है वो ऊपर को, वो जो है उठने का उपक्रम करता है और ऐसा लगता है कि ये कुछ फैल सा गया है। इसमें आ, उ और ओ, ये 5 वर्ण इसमें आते हैं। कौन कौन? आ, उ, ओ और औ। आज जब आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जीभ के जो दोनों पार्श्व हैं वो फैलने का उपक्रम कर रहे हैं। उ बोलने के दौरान भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जीभ का पिछला हिस्सा है, जो पिछले दोनों पार्श्व हैं, वो क्रियाशील हो जा रहे हैं। और ओ और औ को इसलिए इसमें रखा गया चूंकि उ के वजह से ही, उ और उ के कारण ही ओ और औ का निर्माण हुआ है, इसलिए पश्च स्वर में इन्हें शामिल किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम स्वर के बचे हुए 2 और वर्गीकरणों पर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और परीक्षा की तैयारी में इस वीडियो का लाभ लीजिए। धन्यवाद।